ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो 18वीं लोकसभा अभी जो 10 दिन का सेशन बुलाया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी अपना जो तीसरा कार्यकाल है उसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब एमपीज वगैरह ने कल जो है शपथ विधि ली, जो नए से 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत के आए हुए हैं। अगले 5 साल ये एमपी जो है अपने एरिया का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं दिल्ली की लोकसभा में। तो इन सारी एमपी ने कल अपना जो एमपीज का शपथ विधि होता है वो लोकसभा में कराया गया। प्रोटम स्पीकर द्वारा ये जो शपथ विधि है वो सब कराया गया। आज जो है 25 जून है, आज होने वाला है लोकसभा के एमपी के लिए इलेक्शन। यहाँ पर एनडीए के तरफ से जो है वो प्रीवियसली जो ओम बिरला थे, राजस्थान से चुन के आते हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको ही फिर से एक बार लोकसभा के स्पीकर के तौर पर उम्मीदवार खड़ा किया गया है। ऑपोजिशन ने जो है वो खड़ा किया है के सुरेश को। अब ये जो के सुरेश है, इनके नाम पर जो है ऑपोजिशन बोल रहा है कि एक दलित उम्मीदवार है, दलित के नाम पर यहाँ पर पत्ता खेलने की कोशिश की गई, दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी पहले के सुरेश नाम पर एग्री नहीं थी, डिसएग्री हुई थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स से बात वगैरह की करके उनको यहाँ पर एक प्रकार से एग्री कर दिया है। तो अब ये जो लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होने वाला है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो किसी और पार्टी के हाथ में जाने नहीं देना चाहती है। ओम बिरला जो है वो प्रीवियसली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जो 2019 से 24 तक चुन के आए थे, तब पहली बार उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के तौर पर अपना कार्यकाल कंप्लीट किया हुआ है और उन्होंने एज अ बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही नियम का पालन करने वाले स्पीकर के तौर पर जाना जाता है। तो नरेंद्र मोदी फिर से उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, एनडीए जो है, उसको 294 सीटें पूरे इलेक्शन में मिली हुई है और विपक्ष के पास 233 सीटें हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है 300 प्लस सीटें लेकर, क्योंकि वाईएसआर की पार्टी भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है, ऐसे चांसेस दिखते हैं। और ओडिशा की बीजू जनता दल भी शायद इनको सपोर्ट कर दे इस इलेक्शन में। तो ओम बिरला चुन के आ सकते हैं। ओम बिरला के चुन के आने के जो हैं आसार क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कल संविधान की एक कॉन्स्टिट्यूशनल की एक प्रति लेके लोकसभा में पहुंच गए थे। उन्होंने अपना शपथ विधि लेते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़े रखा था और कल ही 50 वर्ष पूरे होते हैं जब इंदिरा गांधी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। 25 जून को ही 50 साल पहले इंदिरा गांधी का जब जो इलेक्शन में जो इलेक्ट होके आई थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, इनवैलिड बताया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और लगभग 9,000 से ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ता नेताओं को पकड़ के जेल में ठूस दिया गया था। उसको 50 साल कंप्लीट हुए। उस बारे में राहुल गांधी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन संविधान बचाने का ये जो एक टाइप से कैंपेन प्रोपेगेंडा जो इलेक्शन में चलाया गया था, उसी कैंपेन प्रोपेगेंडा को लोकसभा में भी विपक्ष की पार्टियां कंटिन्यू आगे करती देखी जा रही हैं। देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या से जो एमपी चुन के आए हुए हैं, जिनका नाम है अवधेश प्रताप, इनको सिंबॉलिकली राहुल गांधी और अखिलेश अपने बीच में सीट देते हैं, अपने बीचों बीच बैठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देने की, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जब अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे 2024 का इलेक्शन, जिसमें स्मृति ईरानी जीत गई थी, तो स्मृति ईरानी थ्रू ही राहुल गांधी को हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता था। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ 5 साल पहले किया था उसकी याद दिलाने के लिए अवधेश प्रताप सिंह को हर समय लोकसभा में अपने साथ रखते हैं और बहुत सारी जगह पर अवधेश प्रताप सिंह को जो है अपने साथ लेके घूमते हुए दिखाई दिए हैं। और अयोध्या में ही जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, फिर भी उनकी हार कैसे हो गई, ये जनता को दिखाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी और योगी जी, इनके भरोसे जो यूपी के उम्मीदवार रह गए थे, जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की एक हार हुई है, उसको भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये योगी जी और मोदी जी को देखना होगा, सोचना होगा कि आने वाला जो यूपी का इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसमें ये जातिगत राजनीति या जातिगत गणित जो अखिलेश यादव ने खेला हुआ है, एमवाई कार्ड जो खेला हुआ है, उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी कैसे निकाल पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कल ही जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, ये जो तेलंगाना के हैदराबाद के सीट से चुन के आए हैं, माधवीलता को इन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया हुआ है। ये अपना एज ए एमपी शपथ विधि लेते हैं। शपथ विधि लेने के दौरान ये जय तेलंगाना, जय भीम, जय मीम और साथ ही साथ जय पैलेस्टीन, ये एक विवादित
कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट स्लोगन रेस करते हैं। उसके बाद लोकसभा में बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है। उसके रिस्पॉन्स में भारतीय जनता पार्टी की बरेली के जो उम्मीदवार हैं, भानु प्रताप सिंह समथिंग उनका नाम है, वो भी अपना वोट टेकिंग सेरेमनी में, अपनी शपथ विधि में जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र ये स्लोगन रेस करते हैं, जिसकी वजह से लोकसभा में बहुत ही ज़्यादा हंगामा देखा जाता है। इसकी शुरुआत जो है ओवैसी जी कर देते हैं। संसद के बाहर जब ओवैसी जी को पूछा जाता है कि आपने इस टाइप का स्लोगन क्यों दिया, जय पैलेस्टीन, दूसरे देश की नाम लेने की हमारे देश पार्लियामेंट में जरूरत क्या थी, तो ओवैसी बोलते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि हम दूसरे देश का नाम नहीं ले सकते, और पैलेस्टीन के जो मजलूम है, सताए हैं, उनका हमने कंसर्न रेज किया हुआ है। बट शपथ विधि के दौरान ऐसे स्लोगन देना कहीं भी अलाउड नहीं होता है। शायद इजराइल या कोई और अदर कंट्री इस पर ऑब्जेक्शन ले सकती है, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर थे, जो प्रोटम स्पीकर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड से ये जो स्लोगन्स थे सारे हटाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो लोकसभा के रिकॉर्ड्स में ये जो इन लोगों ने फालतू स्लोगन रेस किए हुए थे सब हटा दिए गए हैं, और ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है ये ज़्यादा और ना बढ़े, इसकी जो है मेजरमेंट्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक जो डेलीगेशन है वो इंडिया आ गया है। इंडिया जो जम्मू कश्मीर में अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रन कर रहा है चेनाब नदी पर या किशनगंगा नदी पर, उस पे इंस्पेक्शन के लिए हमने देखा है 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 इंडिया ने जम्मू कश्मीर से स्क्रैप किया था, उसको रद्द कर दिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान इंडिया के साथ जो उसके डायलॉग्स थे सारे बंद कर दिए थे, और पाकिस्तान के एनओवी को भी पाकिस्तान ने अपने देश में रिटर्न बुला लिया। उसके बाद इंडिया लगातार पाकिस्तान को वार्निंग दिया जा रहा था कि 1960 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की थी, उसको एक बार रिव्यू किया जाए। इंडिया मानता है कि इस ट्रीटी में इंडिया को कम पानी मिला हुआ है। उसके 50-70 साल पूरे होने के बाद इंडिया इसको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहता है, और इंडिया के जो इस पे कंसर्न्स है, इंडिया इस पर जो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, उस सारे के भी डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान से करना चाहता है। बट 2019 के बाद पाकिस्तान कुछ रिस्पांस नहीं देता है, और पिछले साल ही इंडिया एक बोल्ड स्टेप लेता है। इंडिया रावी रिवर का पानी जो है वो रोक देता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से रावी रिवर का पानी इंडिया के हिस्से में आया है, और रावी रिवर का पानी रुकते ही लाहौर जो है वो रावी नियर के किनारे ही बसा हुआ है लाहौर, और पाकिस्तान में हाय तौबा मच जाता है। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान घुटने पर आ जाता है, और उसने अपना 5 लोगों का डेलीगेशन इंडिया में भेजा है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का भी डेलीगेशन इनके साथ है, न्यूट्रल डेलीगेशन इनके साथ है। इंडिया अपने जितने पावर प्रोजेक्ट थे, किशनगंगा हुआ या चेनाब रिवर पर जो इलेक्ट्रो हावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जिससे कि वो बिजली बना सके और जम्मू कश्मीर से लगते हुए राज्यों में सप्लाई कर सके, डेवलपमेंट के काम कर सके, उसका इंस्पेक्शन, उसका एक मुआयना करा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जानकारी साझा कर रहा है। पाकिस्तान का एक ही रवैया रहा है, वो जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट काम होते हैं या इंडिया के जितने सारे प्रोजेक्ट है उस पर ऑब्जेक्शन लेता है, इंटरनेशनल फोरम पर, डिफरेंट फोरम पर हाय तौबा मचाते रहता है। पाकिस्तान जो है ना पीओके में कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, ना इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर एरियाज में डेवलपमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान का 1948 के बाद से एक ही रवैया रहा है कि ये जम्मू कश्मीर है, डिस्प्यूटेड एरिया है। बट इंडिया ने 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, तब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि पहले जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है उसको सेटल करते, उसके बाद ट्रीटी करते। 1971 में जब इंडिया के पास पाकिस्तान के ढाका फॉल होने पर, बांग्लादेश बनने पर 95,000 जो सोल्जर्स ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, तब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया तब भी जम्मू कश्मीर का ये जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सॉल्व कर सकता था, पर दोनों टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं ये इशू सॉल्व करने पर। अब ये जम्मू कश्मीर का जो इशू है एक नासूर बन गया था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने अपने सेकंड कार्यकाल में 2019 में आर्टिकल 370 हटा के एक नासूर को भरने की कोशिश की गई है। आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान कैसा रिएक्ट करता है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट जो है वो सेटल किए बिना इंडिया अपना तिब्बत कार्ड या चाइना के खिलाफ जो फ्रंट खोलना चाहता है उसको बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।